नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। कोरोना से निपटने के लिए देश में मॉक ड्रिल। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अस्पताल में मॉक ड्रिल का किया निरीक्षण। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आई बड़ी खबर, यूपी सरकार ने दिए निर्देश। दिल्ली एनसीआर में आम आदमी को महंगाई का एक और झटका, फिर बढ़े दूध के दाम। मदर डेयरी ने 2 रुपए प्रति लीटर का किया इजाफा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना दौरे पर। पुणे में भारत का सबसे बड़ा कृषि मेला किसान प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का बयान, लंपी वायरस से देश में 1 लाख से अधिक मवेशियों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर से बने पेंट से हो रही सरकारी भवनों की पुताई, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की तारीफ। भोपाल में किसान मेला का शुभारंभ आज। खाद की दुकानों पर किसानों की लंबी लाइन, खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम, धान की खरीदी के लिए जारी किए 14,000 करोड़ रुपए। पंजाब में किसानों का प्रदर्शन जारी, किसान आंदोलन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग। केंद्र ने बढ़ाई कोपरा की एमएसपी, लाखों किसानों को होगा फायदा। हिमाचल प्रदेश में हिमरान द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। चने की फसलों पर बढ़ा कीटों का अटैक, किसान परेशान। उत्तर भारत पर कोहरे का कहर, ठिठुरन से हाल बेहाल। दिल्ली एनसीआर में थमी गाड़ियों की रफ्तार। बढ़ेंगे खबरों की ओर। भारत में कोरोना से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज देश भर में मॉक ड्रिल हो रही है। इस दौरान अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई, वेंटिलेटर्स, बेड और दवाइयों जैसी महत्वपूर्ण तैयारियों को परखा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मॉक ड्रिल से हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि किस स्तर पर क्या कमी रह गई है, जिसे हमें दुरुस्त कर सकेंगे। चीन, जापान, अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों में कोरोना संक्रमण खौफनाक रूप ले चुका है। चीन में हालात बदतर हो गए हैं, अस्पताल मरीजों से फुल हो गए हैं। इसी बीच भारत सरकार भी कोरोना से निपटने के लिए कमर कस चुकी है। लिहाजा आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इस दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई और वेंटिलेटर्स और बेड की उपलब्धता समेत कई जरूरतों को परखा जाएगा। देश में मोदी सरकार की सबसे लोकप्रिय और बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी हेराफेरी के मामले सामने आने के बाद अब यूपी सरकार ने इसको लेकर एक अहम कदम उठाया है। किसान सम्मान निधि को लेकर अब सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने वाले किसानों की स्क्रूटिनी कराने का निर्णय लिया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का 100% शीघ्र सत्यापन सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक पात्र किसान योजना का लाभ उठा सके। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा है कि किसानों का सत्यापन मिशन मोड में किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, खसरा और खतौनी का डिजिटलकरण 2023 तक पूरा किया जाना था और उत्तर प्रदेश में एग्रीस्टेट के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मिश्रा ने आगे कहा कि परियोजना के पूरे होने से किसानों को उनकी भूमि और फसलों से संबंधित सटीक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मदर डेयरी ने आम लोगों को एक और बार फिर से जोर का झटका दिया है। दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम फिर बढ़ गए हैं। मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। ये दरें मंगलवार यानी कि आज से लागू होगी। वहीं गाय के दूध और टोकन मिल्क की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले नवंबर में मदर डेयरी ने फुल क्रीम दूध की कीमत 1 रुपए प्रति लीटर और टोकन दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया था। बता दें कि मदर डेयरी वर्ष 2022 में दूध की कीमतें 5 बार बढ़ा चुका है। ताजा बढ़ोतरी से पहले मार्च, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर महीने में कीमतें बढ़ाई गई थी। बार बार बढ़ रही कीमतों पर आम लोगों का कहना है कि दूध जैसी जरूरी चीज अब गरीबों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। मदर डेयरी ने फुल क्रीम दूध की कीमत 2 रुपए बढ़ाकर 66 रुपए प्रति लीटर कर दी है, जबकि टोन दूध की कीमत 51 रुपए से बढ़ाकर 53 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। डबल टोन दूध की कीमत 45 रुपए से बढ़ाकर 47 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। मदर डेयरी ने गाय के दूध और टोकन दूध के प्रकारों की कीमतें नहीं बढ़ाई है। मदर डेयरी ने कहा कि कच्चे दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का तनाव पूरे इंडस्ट्री में महसूस किया जा रहा है, जो उपभोक्ता कीमतों पर दबाव डाल रहा है। किसानों को सही कीमतों का भुगतान जारी रखने की हमारी प्रतिबद्धता में हम दूध के चुनिंदा प्रकारों के प्राइसेस को संशोधित करने के लिए विवश है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को शनि मंदिर पहुंचकर चल रहे निर्माण कार्य का अवलोकन किया। निरीक्षण के समय जिलाधीश सहित अन्य गणमान्य अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि शनि मंदिर के मुख्य द्वार से जो बरसात का पानी बहकर अंदर पहुंचता है, उस पानी के लिए नाली या पाइपलाइन से परिक्रमा मार्ग के साइड से बाहर निकाला जाए। इसके अलावा धर्मशाला में शौचालय बनाए गए हैं। उनसे निकलने वाले गंदे पानी को पाइपलाइन के माध्यम से मंदिर परिसर के बाहर निकालने का प्रबंध किया जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि 20 एवं 21 जनवरी को शनि मेला पड़ेगा और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मेला से पूर्व आवश्यक इंतजाम अभी से कर लिए जाए। भारत की सबसे बड़ी कृषि प्रदर्शनी किसान मेला 14 से 18 दिसंबर तक पुणे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर मोशी में आयोजित की गई। ये प्रदर्शनी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण PMRDA द्वारा विकसित की गई है। आपको बता दें कि ये प्रदर्शनी 15 एकड़ में लगी, जो 400 से अधिक कंपनियों ने मेजबानी की। इस प्रदर्शनी में कृषि में नवीनतम उत्पादों और नवीन अवधारणाओं को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान देश भर के किसान एवं एग्री स्टार्टअप इसमें शामिल हुए। बता दें कि देश से 1.5 लाख से अधिक किसान इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी क्रम में किसान मेले की प्रदर्शनी में किसान एवं कृषि स्टार्टअप्स भी शामिल हुए। वही कृषि जागरण से खास बातचीत में विशाल बोर अडास्का और नैनो फर्टिलाइजर्स के डेवलपमेंट मैनेजर हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। हमारा अडास्का कंपनी जो है वो नैनो पार्टिकल लिक्विड फर्टिलाइजर में अभी हमने फर्टिसिल बोल के नया टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है, जो कि अब जो कन्वेंशनल किसान लोग कन्वेंशनल जो अदर बल्क फर्टिलाइजर्स और वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उसके लिए हमने नैनो पार्टिकल फर्टिलाइजर्स में सक्षम पर्याय और हमने फार्मर के लिए अच्छा पिक पोषण लॉन्च किया है। और हम सॉइल के लिए ऑर्गेनिक कार्बन डेवलप करने के लिए यनकार बोल के प्रोडक्ट हमने अभी लॉन्च किया है। उसके साथ साथ हम अबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए टॉपसिल बोल के एक प्रोडक्ट आता है, उसमें ऑर्थोसिलिसिक एसिड आता है, वो हमने फिलहाल अभी लॉन्च किया है। और हमारी कंपनी जो है पैन इंडिया बेसिस पे हर स्टेट में काम कर रही है और अब्रॉड भी हमारा कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो है यूके में, और यूके से हम ये पूरे वर्ल्ड में हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये जो किसान का जो एग्जीबिशन है, इसमें हमने बहुत अच्छी तरह से हमें रिस्पांस मिला। बहुत सारे एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स ने भी इंक्वायरी की है और फार्मर्स ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस हमें दिया है। वही लंबे वायरस से देश के विभिन्न राज्यों में करीब 1.69 लाख मवेशियों की मौत हुई है। इनमें से करीब आधे मवेशियों की मौत सिर्फ राजस्थान में ही हुई है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में पिछले दिनों केंद्र सरकार ने ये जानकारी दी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में ये भी कहा कि महामारी का स्वरूप ले चुकी इस बीमारी से मवेशियों को बचाने के लिए लंपी प्रोवेक टीका विकसित किया गया है, जो परीक्षण के अंतिम चरण में है। रुपाला द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक देश भर में इस वायरस से कुल 1 लाख से भी अधिक मवेशियों की मौत हुई है। उनके मुताबिक राजस्थान में सर्वाधिक 75,820। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 28,227, कर्नाटक में 21,000 से अधिक। अगर बात करें पंजाब की, तो 17,000 से भी अधिक है और हिमाचल प्रदेश में 10,000 से अधिक और हरियाणा में 2,000 से अधिक मवेशियों की मौत हुई है। आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में इस वायरस के संक्रमण से एक भी मवेशी की मौत नहीं हुई है। रुपाला ने आगे बताया कि गो पशुओं और भैंसों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस रोग से बचाव के लिए लंपी प्रोवेक टीका विकसित किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अनूठी पहल करते हुए राज्य के सरकारी भवनों, स्कूलों और छात्रावासों में गाय के गोबर से बने जैविक पेंट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि गाय के गोबर से पेंट बनाने की इकाई राज्य के रायपुर और कांकेर जिले के गोठानों में स्थापित की गई है। अगले वर्ष जनवरी के अंत तक सभी जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। अधिकारियों ने आगे बताया कि प्राकृतिक पेंट के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी मदद मिलेगी।
वही भोपाल के दशहरा मैदान में मंगलवार से 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 29 दिसंबर तक चलेगा। संयुक्त संचालक किसान कल्याण ने बताया कि मेले में कृषि, बागवानी, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण तकनीक क्षेत्र के नई तकनीक से जुड़े उत्पादों के 150 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉलों पर ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर, मिल्क मशीन, जैविक उत्पाद, केमिकल और फर्टिलाइजर, टिश्यू कल्चर आदि स्टॉलों में उपलब्ध रहेंगे। मेले में भोपाल संभाग के भोपाल जिले के अलावा सीहोर, रायसेन, विदिशा एवं राजगढ़ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसान भी शामिल होंगे। भारतीय मीडिया के आयोजक प्रमुख भरत बालियान ने बताया कि इस मेले में किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मेले में स्टॉलों पर देश विदेश की कई कंपनियों के उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा। किसानों के लिए 2 दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। इस गोष्ठी में कृषि विशेषज्ञ कृषि एवं बागवानी से जुड़ी नवीनतम तकनीकों से किसानों को अवगत कराएंगे। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील में लगातार कई दिनों से खाद्यान्न मिलने को लेकर किसान परेशान है। रोज सुबह बड़ी संख्या में किसान सहकारी समितियों के सामने लाइन लगाकर खड़े होते हैं और घंटों लाइन लगाने के बाद भी खाद नहीं मिल रही है। ऐसे में किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है 6 घंटे से 8 घंटे तक हम लोग लाइन में लग रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें खाद नहीं मिल रही है, जिसके कारण हम लोगों की खेती बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। निजामाबाद सहकारी समिति पर बड़ी संख्या में लाइन में लगे किसानों का कहना है कि सुबह 8 बजे से हम लोग लाइन लगाकर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, इसके बाद भी हम लोगों को खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों का कहना है कि अधिकारियों ने भले ही निर्देश दिया है कि किसानों को किसी तरह की समस्या ना होने पाए, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों को खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वही समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि सभी लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, उसके बाद अगले दिन खाद दी जाएगी। यही कारण है कि लगातार सहकारी समितियों के सामने किसानों की लंबी लाइन लग रही है। भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के 17 लाख से ज्यादा किसानों को नए साल की शुरुआत से 4 दिन पहले उसकी सौगात देकर सबको चौंका दिया है। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने धान की फसल की खरीदी के लिए बजट जारी कर प्रदेश के किसानों को हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया है। प्रदेश सरकार के इस ऐलान से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। ऐसा होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी के 2 माह के अंदर किसानों को उनके फसल के बदले 14,852 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों से अब तक 71.41 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर ली है। शेष फसल की खरीदारी जारी है। ताजा अपडेट के मुताबिक अब तक 17.5 लाख से अधिक किसानों ने धान की बिक्री की है। अभी भी करीब 8 लाख किसान ऐसे हैं जो धान बेचने वाले हैं, लेकिन किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। 31 जनवरी 2023 तक सरकार धान खरीदी का काम करेगी। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन भले ही 1 साल पहले समाप्त हो गया हो, लेकिन इसका असर अभी देखने को मिल रहा है। दरअसल पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड रद्द घोषित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के संघर्ष को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की योजना बना रहा है। इस बात की मांग किसान आंदोलन समाप्ति के बाद से ही प्रदेश के कई शिक्षक संघ करते आए हैं। किसान आंदोलन को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रमों में शामिल करने को लेकर डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को टीएसपी के चेयरमैन प्रोफेसर योगराज से मुलाकात की। टीचर्स फ्रंट के चेयरमैन विक्रम देव सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन ने केंद्र सरकार के दमनकारी रवैये का विरोध किया और हमले का विरोध भी किया था। यही वजह है कि अगर इसे पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाता है तो यह आंदोलन छात्रों को एकजुट रहने की शक्ति के बारे में सिखाएगा, उन्हें लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों के बारे में जागरूक करेगा। वैसे भी पंजाब के समकालीन इतिहास में कृषि संघर्ष सबसे अहम अध्यायों में से एक है। अगर यह स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनता है तो छात्र बहुत कुछ सीख सकते हैं। नारियल की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। कोपरा के न्यूनतम समर्थन यानी कि एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023 सीजन के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है। यह अप्रूवल कृषि लागत मूल्य आयोग की सिफारिशों और प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों के साथ विचार विमर्श करने के बाद दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक 2023 सीजन के लिए मिलिंग कोपरा की उचित औसत गुणवत्ता के 10,860 रुपये प्रति क्विंटल और बोल कोपरा के लिए 11,750 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित की गई है। हालांकि पिछले सीजन की तुलना में ये मिलिंग कोपरा के लिए 270 रुपये प्रति क्विंटल और बोल कोपरा के लिए 750 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। यह अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत पर मिलिंग कोपरा के लिए 51.82% और बोल कोपरा के लिए 64.26% का लाभ सुनिश्चित करेगा। हिमाचल प्रदेश में हिवरान द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती पर जोर दिया गया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा इस कार्यक्रम को समर्थन मिला है। महाराष्ट्र में जलवायु परिवर्तन के चलते कृषि फसलों का नुकसान हो रहा है। दिसंबर महीने की शुरुआत में हुई बेमौसम बारिश तो कभी कभी बढ़ती ठंड है और ये फसलें प्रभावित हो रही है। वहीं नंदुरबार जिले में बदलते मौसम की वजह से चने की फसल पर संकट मंडरा रहा है। इससे अब किसानों के सामने दोहरे बुआई की भी समस्या आ रही है। फसलों पर बड़े पैमाने पर कीटों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। नंदुरबार जिले में रबी सीजन में बड़े पैमाने पर चना बोया जाता था, लेकिन बेमौसम बारिश और बादल छाए रहने के कारण चने की फसल पर फंगफूट जनित रोगों का काफी असर पड़ा है। रोग का प्रकोप बढ़ने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इससे चने के पौधे मर रहे हैं। इसलिए किसानों के सामने दोहरी बुआई की बड़ी समस्या आ गई है। पिछले साल चने की कीमत अच्छी रहने से ये देखा गया कि किसानों ने इस साल रबी सीजन में चने की फसल को प्राथमिकता दी है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि किसानों द्वारा उगाई गई चना अब किसानों को लागत तक निकाल पाना मुश्किल हो गया है। उत्तर भारत में शीतलहर के साथ कोहरे का प्रकोप जारी है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब सहित कई राज्यों में मंगलवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तर भारत के राज्यों में भयंकर शीतलहर के साथ कोहरा पड़ने का पूर्वानुमान जताया है। दिल्ली एनसीआर मंगलवार को शीतलहर और घने कोहरे से घिरा नजर आया और साथ ही चल रही तेज हवाओं ने ठिठुरन और बढ़ा दी है। लोग सुबह से ही अलाव जलाते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 70 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई है। घने कोहरे से दिल्ली के पालम और सफदरजंग में मंगलवार सुबह 5:30 बजे सिर्फ 50 मीटर विजिबिलिटी रही। वहीं राजस्थान के गंगानगर में 25 मीटर, चूरू में 50 मीटर, उत्तर प्रदेश के बरेली में 25 मीटर और आगरा और बहराइच में 200 मीटर तक विजिबिलिटी देखने को मिली है। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक है। और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 अमरूद, नंबर 2 नींबू, नंबर 3 मौसम्बी, नंबर 4 आंवला। तो देर किस बात की है, फटाफट से इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।